दिल्ली में विवादित पोस्टर मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को 14 दिन की जेल हो गई है। अदालत ने दिलीप पांडे को 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिलीप पांडे के साथ आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं जावेद अहमद और राजकुमार झा को भी कोर्ट ने जेल भेजा है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने लोगों को भड़काने के लिए पोस्टर लगाए थे। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे तैयार हुआ पैम्पलेट का ड्राफ्ट और 2:45 पर फाइनल प्रिंट के लिए राम झा और जावेद को ईमेल भेजा गया। दिलीप पांडे आरोपियों के साथ लगातार ईमेल के जरिए संपर्क में था। पोस्टर को लेकर दिलीप पांडे अपनी ही पार्टी में निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने पांडे की आलोचना की है। योगेंद्र ने कहा कि पोस्टर काफी आक्रामक है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। ये पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। हालांकि तीनों के जेल जाने पर योगेंद्र ने दुख जाहिर किया है। कहा, यकीन नहीं होता कि ये देशभक्त इस तरह का अपराध कर सकते हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने सफाई दी है। मेहरा ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं से गलती हुई है, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश नहीं रोकी तो वो दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के साथ बैठक की। यूपी और खासकर ईस्टर्न यूपी के विकास को लेकर उन लोगों से बात की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा वाराणसी के मेयर, विधायक, संगठन मंत्री समेत कुल 17 लोग थे। बैठक में वाराणसी में फ्लाईओवर, रिंग रोड का विकास और इन सबसे बढ़कर गंगा को साफ करने पर चर्चा की गई। गंगा को साफ करने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने नमामि गंगा नाम से 6300 करोड़ का बजट दे रखा है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उठापटक के बीच बीजेपी नेता जगदीश मुखी के नाम पर फेसबुक पर मुहिम शुरू हो गई है। फेसबुक पर जगदीश मुखी को दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया है। जगदीश मुखी के नाम पर चल रही इस मुहिम को काफी संख्या में लोग लाइक कर रहे हैं। जगदीश मुखी के नाम पर चल रही इस मुहिम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नाराजगी जताई है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि इस तरह की मुहिम की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये मुहिम चल रही है तो ये एक गलत परंपरा होगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। पार्टी में ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। पार्टी में अगर जो भी विधायक दल का नेता तय होगा वो निश्चित रूप से सबकी सहमति से सबके सामने एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा और कोई भी इसके अपना इंडिविजुअल कैंपेन अगर इसको चलाता है तो वो ठीक नहीं है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। प्रभात झा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है, न ही सरकार बनाने के लिए उसके पास जरूरी नंबर हैं। वैसे शनिवार देर शाम दिल्ली बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली के बीजेपी सांसदों के अलावा विधायक और जिला इकाइयों के लोग शामिल हुए। कहा गया कि दिल्ली को बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो सौगात दी है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई गई। दिल्ली में जुगाड़ सरकार की कोशिशों के बीच संघ ने बीजेपी को नसीहत दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से कहा है कि बीजेपी को दिल्ली में जुगाड़ सरकार से बचना चाहिए। अगर बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है तो इससे अवाम में गलत संदेश जाएगा। इसलिए बीजेपी ऐसी कोई कोशिश ना करे जिससे लोग उसे सत्ता की भूखी समझे। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में मारे गए 32 कांग्रेसियों को लेकर बीजेपी सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला है। कांग्रेसियों ने नक्सलियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि हत्याकांड को 1.5 साल हो गए, न तो एनआईए की रिपोर्ट आई है, न ही न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट दी है। ऐसे में नक्सलियों का नार्को टेस्ट करवाया जाए, जिससे हत्याकांड के पीछे की वजहों का पता चल सके। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के सांगली में शिव सैनिकों ने नारायण राणे का पुतला फूका। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी, जिससे शिव सैनिक नाराज थे। शिव सैनिकों का कहना था कि राणे को शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बावजूद राणे ने शिवसेना से गद्दारी की। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को ब्रिजवासी ढूंढ रहे हैं। इंटक के बैनर तले मथुरा में बड़ी संख्या में लोगों ने हेमा मालिनी की शव यात्रा निकाली। लोगों के हाथ में बैनर था जिस पर हेमा मालिनी को गुमशुदा बताया गया था। लोगों का आरोप था कि चुनाव जीतने के बाद से हेमा मालिनी गायब है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन की पार्षद अवैध निर्माण के चपेट में आ गई। पार्षद स्वाति गुप्ता अवैध निर्माण की बिल्डिंग के नीचे से गुजर रही थी जब उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई। बल्ली गिरने से पार्षद के कंधे, सिर और हाथ में चोटें आई हैं। उन्हें स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। कुलगाम के खुडवानी में इजरायल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ जवानों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें युवक की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। टीएमसी ने बाइक रैली का आयोजन किया था। रैली के दौरान बाइकर्स लोकपुर पुलिस स्टेशन में घुस गए। पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। बाइकर्स का नेतृत्व टीएमसी नेता दीपक सील कर रहे थे। चार दिनों से लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चार धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। श्रीनगर से बद्रीनाथ तक नेशनल हाईवे 58 करीबन 4 जगहों पर बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। राज्य में स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के बाद अब बारिश कुमाऊं मंडल पर भी कहर बरसाने लगी है। यहाँ पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में हो रही भारी बारिश का पानी पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद मैदानों पर कहर ढा रहा है। शुक्रवार देर रात पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी शनिवार सवेरे उधम सिंह नगर के बाजपुर शहर में घुस गया, जिससे शहर में नदी जैसे हालात बन गए। शहर के लोगों के मुताबिक इस तरह के हालात उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे पहले नहीं देखे थे। लगातार बारिश से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का हाल भी बुरा है। ये तस्वीरें हैं अलकनंदा नदी की, जो बारिश के पानी के चलते उफान पर है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगह हाईवे बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड के चलते एक आध जगह तो लोग बाल बाल बचते दिखाई दिए। बारिश ने शिमला का भी हाल बुरा कर रखा है। बारिश से पहाड़ खिसक रहे हैं। पहाड़ों से पत्थर खिसक कर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसके चलते शिमला में 33 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन बंद रास्तों को खोलने में जुटा है। बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में हिमाचल में 8 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश ने शिव भक्तों को भी बेहाल कर रखा है। इन दिनों कांवड़ मेला चल रहा है। लाखों कांवड़िये यहाँ गंगा जल लेने लगातार आ रहे हैं। ऐसे में भोले भक्तों की परेशानी बढ़ गई है। शारदा नदी में बाढ़ के कारण यूपी के लखीमपुर, पीलीभीत, पूरनपुर, हजाराबाग और सीतापुर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले से भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी में उफान के चलते बनबसा के शारदा बैराज से यूपी की ओर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पीलीभीत के 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। यूपी के मुरादाबाद में ढेला नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। बाढ़ से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। गुजरात की ओसरंग नदी में अचानक आई बाढ़ में 3 लोग फंस गए। इनमें से एक युवक किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, लेकिन बाकी के दोनों को स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद निकाला। गुजरात के वडोदरा में जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 6 दिन पहले किया था, वो पुल शुक्रवार की रात को ढह गया। ये पुल विश्वामित्र नदी पर बना था, जिस पर 13 करोड़ का खर्च आया था। ये पुल एक भी बारिश नहीं झेल पाया। बाढ़ से दक्षिण गुजरात भी नहीं बच सका है। वलसाड में बाढ़ का पानी पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा था। उसी दौरान पुल पार करने की कोशिश में एक ट्रक फंस गया। ट्रक चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाढ़ के चलते 30 गांवों के संपर्क मुख्य मार्गों से टूट चुके हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्कूल के टीचर 10 साल के छात्र से परेशान है। 6वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र ड्रेस के नाम पर केवल चड्डी पहनकर आता है। माँ बाप ने ड्रेस खरीद रखी है, लेकिन छात्र ड्रेस पहनता ही नहीं। टीचर भी सख्ती कर हार गए, लेकिन छात्र चड्डी पहनकर ही स्कूल आता है। छात्र कन्हैया पूरी ठंड में सिर्फ चड्डी में ही काटता है। उसकी आदत के चलते लोग उसे मोगली नाम से बुलाते हैं। यूपी के मैनपुर में तहसील के प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। रिश्वत लेकर धड़ल्ले से आय और जाति प्रमाण पत्र बिना लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के जारी किए जा रहे हैं, और ये सब ऑनलाइन हो रहा है। बिहार के मधेपुर में पंचायत ने 2 युवकों का सिर मुड़वाकर और मुंह पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया। आरोप है कि गांव के 3 लड़कों ने एक लड़की को अगवा कर लिया। लड़की के परिजनों ने जब थाने में शिकायत की तो फरार लड़के थाने में हाजिर हो गए। थाने में मामला रफा दफा कर दिया गया। उसके बाद गांव में पंचायत बैठी और लड़कों का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया गया। औरंगाबाद के सहजपुर में नक्सलियों के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लेने पर ग्रामीण उग्र हो गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके 48 घंटे बाद ग्रामीणों ने मदनपुर ब्लॉक कार्यालय को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस आई तो उसकी जीप में आग लगा दी गई। ब्लॉक कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। हालात को काबू में करने के लिए की गई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई।
बेंगलोर में नाबालिग से रेप के खिलाफ पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पेरेंट्स बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर से मिले और दरिंदों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पेरेंट्स ने कहा कि बच्ची से रेप की घटना से वो डरे हुए हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला जिंदा लौट आई जिसका 6 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ससुराल वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस बहू की किचन में जलकर मौत हो गई थी और जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, वो एकाएक जिंदा कैसे चली आई। महिला ने बताया कि 2008 में उसका एक पड़ोसी कर्मवीर एक लाश के साथ उसके घर आया। लाश को किचन में रखकर आग लगा दी और उसे अगवा कर हिमाचल के पाटवा साहिब ले गया, जहां उसके साथ लगातार रेप होता रहा। उससे महिला को एक बच्चा भी है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो लाश जलाई गई थी आखिर वो किसकी है। यूपी में लखनऊ के बाद अब कानपुर में एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिली है। पहचान छुपाने के लिए महिला का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। जिस जगह लाश मिली है वहां खून का एक बूंद भी नहीं था, जिससे आशंका है कि महिला की हत्या कहीं और कर लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस शुरू में इसे हादसा मान रही थी, लेकिन जब मीडिया ने एसएसपी के सामने मामला उठाया तो पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। अलीगढ़ में 2 सगी बहनों के साथ अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। पहले तो महानगर के कॉलेज में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों को अगवा कर लिया गया और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर उन्हें परसों शाम हाथरस जंक्शन स्टेशन पर छोड़ दिया गया। दोनों बहनों ने अपने साथ बेहोश कर दुष्कर्म की बात कही है। पुलिस ने इस घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं के कटरा शहादतगंज में 2 लड़कियों से रेप और हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई दोनों शवों का दोबारा पोस्टमार्टम कराएगी। बारिश की वजह से गंगा में आई बाढ़ की वजह से दोनों के कब्र पानी में डूब गए थे। खबर मिलने पर सीबीआई की टीम गांव पहुंची और कब्रों में भरे पानी को निकलवाने की कोशिश की। इलाहाबाद में 9वीं क्लास की नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि दरिंदों के चंगुल से छूटने के बाद जब वो थाने शिकायत करने पहुंचे तो वहां 2 दिन तक सुलह समझौता करने का दबाव डाला जाने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इलाहाबाद की फाफा मऊ पुलिस चौकी के इंचार्ज पर मर्डर का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे एनकाउंटर का रूप देने की कोशिश की। परिवार वालों को पहले खबर दी गई थी कि उनके बेटे नीरज और उसके दोस्त अमन का होटल में खाना खाते वक्त झगड़ा हुआ, जिस पर अमन ने नीरज को गोली मार दी। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में परिवार वालों को पता चला कि गोली अमन ने नहीं, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने मारी है। पुलिस के मुताबिक नीरज हिस्ट्री शीटर था। शनिवार को दिल्ली में एक और लाश मिली। बाहरी दिल्ली के नरेला में सनौट गांव के पास झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। शव 3-4 दिन पुराना है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की रेप के बाद हत्या की आशंका है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लगने से एक युवक की मौत हो गई। एक वैगनआर कार नोएडा एक्सप्रेसवे पर जा रही थी कि अचानक चलते चलते उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार से युवक को भागने तक का मौका नहीं मिला। कार में सीएनजी किट लगी थी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 लाख के नकली नोट के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। नकली नोटों के गिरोह का पता लगाने के लिए पुलिस ने तीनों को 11 दिन के रिमांड पर लिया है। तीनों आरोपी मालदा के रहने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में 3 नटवरलाल को पुलिस ने पकड़ा है। इनके नाम सुरेश, प्रदीप और शेर सिंह हैं। इनमें से 2 ठग बड़े शोरूम में जाते थे। शादी की खरीदारी के नाम पर फ्रिज, एसी, टीवी पसंद कर बतौर एडवांस 5000 दुकानदार को देते थे और कहते थे कि बाकी का पैसा सामान घर पहुंचते ही दे दिया जाएगा। जहां तीसरा ठग रिक्शा लेकर खड़ा रहता था। दुकानदार के रिक्शे वाले को फ्रिज 4थी मंजिल पर रखने को कहता। जब तक रिक्शा वाला फ्रिज 4थी मंजिल पर रखकर उतरता, तब तक ये नटवरलाल बाकी का सामान लेकर चंपत हो जाते थे। कमरा भी किराए का होता था। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर 2 गुटों में गोलियां चली। एक गुट ने हमला कर 2 गाड़ियां तोड़ दी और करीब 10 राउंड फायरिंग की। एक गुट प्लॉट का निर्माण कार्य करवा रहा था, तभी दूसरा गुट पहुंचा और प्लॉट को अपना बताने लगा। झगड़ा बढ़ गया और गोलियां चलने लगी। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इलाके में दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। दर्शन नाम के शख्स को 3-4 लोगों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो मंदिर के पुजारी को खाना देने गया था। दर्शन रोज पुजारी को खाना देने जाता था। दिल्ली में एक पत्नी अपने पति की हत्या कराना चाहती थी। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से शिकायत की तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल प्रिया नाम की एक लड़की ने पैसे के लिए सुमित नाम के लड़के को फंसाया और बाद में उससे शादी कर ली। माँ बाप ने दोनों को घर से निकाल दिया। जब पैसा नहीं मिला तो प्रिया ने पति की हत्या की साजिश रची। सीसीटीवी फुटेज में प्रिया का दोस्त पिस्टल लेकर टहल रहा है। एक बाइक सवार वहां आता है जिस पर वो पिस्टल तान देता है। इतने में प्रिया कार से निकलती है और हमलावर को बताती है कि ये बाइक सवार उसका पति नहीं है। बाइक सवार वहां से भाग जाता है और हमलावर के 2 दोस्त आते हैं
और हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं।